हम प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। मिफ्ताह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रंप के टैरिफ्स के बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल तो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरेंगी उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बरामदात के ऊपर अगर दबाव आता है तो उसका नुकसान भी होगा। क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? नदीम भाई, देखें, जो हिकमत अमली बांग्लादेश ने मिसाल के तौर पर अपनाई है या वियतनाम में अपनाई है, और वियतनाम के लीडर ने तो पहले दिन ट्रंप से बात भी कर ली। बांग्लादेश के जो चीफ़ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ख़त भी लिख दिया है और एक मीटिंग भी मांग ली है, और उन्होंने कहा है कि हम आपके ऊपर से टैरिफ कम कर देंगे जो चीज़ अमेरिका भेजती है बांग्लादेश, और हम दीगर चीज़ें ख़रीद लेंगे आपसे, तो हम डेफिसिट कम कर देंगे। हमारा भी अमेरिका के ऊपर कोई 5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हमारा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, और इंपोर्ट हमारा बहरहाल वहाँ पे सिर्फ 1.5-2 या 1.7 या 2 बिलियन डॉलर का है, तो 3 बिलियन का डेफिसिट है। हम सबसे पहले तो अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम गंदम आपसे ले लेंगे या कपास आपसे ले लेंगे। हम वैसे ही कपास लेते हैं ब्राज़ील से, सेंट्रल एशिया से, कहीं और से लेते हैं, इनसे कपास ले लेंगे, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज़ ने गंदम की भी पैदावार इस साल कम की है, तो हमको गंदम भी शायद इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो गंदम भी हम कह सकते हैं अमेरिका से कि हम आपसे गंदम भी ख़रीद लेंगे, उससे कोई और नाराज़ नहीं होगा। हम रशिया से गंदम लेते हैं या यूक्रेन से, हम अमेरिका से ले लेंगे गंदम, थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा सोयाबीन है या दीगर चीज़ें ले सकते हैं। अगर बहुत मुश्किल हुई तो हम क्रूड ऑयल भी इनसे ले सकते हैं, जो हम कुवैत या सऊदी अरब वगैरह से लेते हैं, लेकिन वहाँ तक बात नहीं जाएगी। दूसरा है कि इनकी जो चीज़ें हैं जो ये हमको भेजते हैं, अगर वो कहते हैं कि इस पर टैरिफ कम कर दो तो हम कम कर देंगे। अमेरिका से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान आ नहीं सकती, क्योंकि उनकी मसनूआत महंगी हैं, और वैसे भी वो सर्विस टाइप की इकॉनमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी नहीं है। बहरहाल इन यानी कि कुछ चीज़ों पर हम कम कर देंगे, उसमें हमको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना होगा कि हम वो चीज़ों पर ड्यूटियाँ कम कर दें अमेरिका की, तो उससे यूरोप और चाइना बुरा ना मान लें कि यार तुम, अमेरिका ने तुमको थ्रेट किया है तो तुम उनकी ड्यूटियां कम कर रहे हो, हम क्योंकि अच्छी तरह तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम हम पे ड्यूटियां कम नहीं कर रहे। तो वो ज़रा सा एक संभाल के देखना पड़ेगा, और बेहतर ये है कि जिन चीज़ों पर ड्यूटियाँ कम कर रहे हैं वो तमाम ममालिक के लिए कम कर लें। और तीसरी चीज़ है कि देखें, पाकिस्तान का जो 2-3 बिलियन का अमेरिका से सरप्लस है, वो अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अमेरिका के लिए कोई फ़र्क नहीं है उस पैसे का। लेकिन सियासी तौर पर ट्रंप साहब जो है उनको जीत हम दे सकते हैं, और उनको एक आध ऐसे कैदी चाहिए जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से कैद में है, और मुझे पता है कि वो बहुत अरसे से डिमांड कर रहे हैं, अपनी पहली टर्म से डिमांड कर रहे हैं कि उसको वापस भेज दो। तो शायद अगर उसको भेज दें और वो उससे ट्रंप को एक साइकोलॉजिकल विन भी मिल जाती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप शकील अफरीदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जासूसी में मुलव्वस था। अगर उसकी बात करें तो फिर आपको उससे पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का तज़किरा करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक ज़माने में पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ यही था। जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था और शायद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो जब वो एक मरतबा माइक पेंस से मिलने गए थे, तो माइक पेंस ने ये मुतालबा किया था, और फिर हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये बातचीत वगैरह भी की थी, तो ये बात ज़रूर निकली थी कि फिर हम आफिया की भी बात करें। और हम समझते हैं कि आफिया को भी हम ला सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, क्योंकि बहुत अरसे से बेचारी वहाँ पर है, और एक 110 पाउंड की खातून के ऊपर आपने केस किया है कि मरीन से राइफ़ल लूट के उसको गोली चला रही है, अजीब सी बात है। लेकिन मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपको पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बचाना है, पाकिस्तान की नौकरियाँ बचानी है, पाकिस्तान में रोज़गार बचाना है, तो पहला कदम अगर हम ले लें तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। हम देखें, चीन ने मिसाल के तौर पर अमेरिका के सामने टैरिफ के सामने टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन इसलिए लगा सकता है कि उसकी मईशत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी मईशत तो इतनी वीक है कि हम इजराइल फ़लस्तीन के अंदर भी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सके फ़लस्तीनियों के लिए। हम IMF के कर्ज़ों पे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े हमको चाहिए होते हैं, हमको हम चीन से भी कर्ज़े लेने पड़ते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी अच्छी दोस्ती रखनी पड़ती है। तो जब आप इतनी किस्म की गुर्बत में होते हैं, तो आप अपनी तकरीबन जो आपकी जो सॉवरेंटी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। ये सच्ची बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात कड़वी भी है तो सच्ची तो है ही। तो अगर हम शकील अफरीदी को शायद पहले भेज देते हैं, अगर अल्लाह करे ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप शकील अफरीदी को उधर भेज दें, हम आफिया हबीबी को इंशाल्लाह फिर ले आएंगे। लेकिन अगर हम पहला सियासी तौर पर डॉक्टर आफिया के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप ये काम तभी कर सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर आफिया की रिहाई उधर से ले रहे हो, फिर आप सियासी तौर पर लोगों को ये कह सकते हैं कि हमने मदद की डॉक्टर आफिया की। आप बात शुरू करें ना, आप ये भी बात कर दें, आप ये भी बात कर देना, ये बात भी कर लें, उसकी भी बेचारी खातून की भी रिहाई हो जाएगी, डॉक्टर आफिया की, और ये भी हो जाएगा काम। बिल्कुल सही है, डॉक्टर आफिया की अल्लाह करे हो जाए रिहाई। एक चीज़ और बता दीजिए,
इस वक्त इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं और फौरी तौर पे मुझे लगता भी नहीं है कि ऊपर जाएंगी, क्योंकि इस टैरिफ वॉर्स में थोड़ा सा रिसेशनरी ट्रेंड्स की वजह से भी दबाव रहेगा ये एनर्जी प्राइसेस के ऊपर। कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे जा रही है, तो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इंटरेस्ट रेट गिराए, इकॉनमी वानमी ठीक करे, बिजली की कीमतें और बेहतर कर ले। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपको मैं ऐसे रेफरेंस के लिए बताऊं कि जब मैं वज़ीर ख़जाना था तो $124 की $120 का तेल होता था, आज 65 का है और अल्लाह करेगा तो 60 वाट का हो जाएगा और भी सस्ता हो जाएगा। मज़ीद ब्रेंट ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो तेल, LNG, कपास, गंदम, चावल, मकई, इस सब की चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं। एडिबल ऑयल की कीमत कम हो गई। तो पाकिस्तान के लिए ये 2-3-4 बिलियन डॉलर्स का ज़र मुबादला की सेविंग है। तो अगर खुदा न खास्ता ये जो टैरिफ वॉर होती है और दुनिया में रिसेशन होता है तो भी हमारा 1-1.5 बिलियन से ज़्यादा का मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक्सपोर्ट कम होगा अमेरिका के अंदर। लेकिन थोड़ा सा यूरोप में भी हो सकता है अगर रिसेशन आ जाए तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर, क्योंकि हम बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, हम एक रेमिटेंस कंट्री हैं हो गए हैं अब, कि जहाँ जिसका रिलायंस अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ज़र मुबादला के जो पैसे आते हैं उस पर ज़्यादा है और ख़ुद की बरामदात पे बहुत कम हो गया है। तो हम ये एक बुरी कंडीशन है, लेकिन बहरहाल ये कंडीशन है। तो हम समझते हैं कि अगर दुनिया भर में तेल की और कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होंगी तो वी विल बी अ लिटिल बेटर ऑफ। तो पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन बहरहाल बेहतर होगी, लेकिन हमारी मईशत जो है वो और स्लो चलेगी। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स वक्त पे नहीं गिराते और कहीं ना कहीं से टैक्स रेट्स कम नहीं करते, बिजली के रेट कम नहीं करते, तो गुर्बत और बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। 3 साल से बदस्तूर हम जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी औसतन तौर पे गरीब होता रहा है, यहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है। तो ये और ख़राबी हो जाएगी। लेकिन ये जो आपने बात की कि शरह सूद को गिराओ, टैक्सेस कम करो, बिजली सस्ती कर लो, अगर ये सब साथ साथ कर लें तो शायद कुछ आंसू पोंछे जाएंगे। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल में ये फौरी तौर पे इन्हें क्विक फिक्स होती है ना, क्विक फिक्स यही करनी चाहिए। 2-3 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट गिरा दें, पॉलिसी रेट गिरा दें, साथ ही बिजली की कीमतें नीचे ले जाएं, उधर से कुछ टैक्सेस का जो एक हेडलाइन नंबर है इनका सेल्स टैक्स का, उसको 1-8 पॉइंट नीचे ले जाएं, तो आपकी इकॉनमी में एकदम जान पड़ जाएगी। सर आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर हुकूमत फंक्शनल हो, जिसके अंदर हुकूमत को लोगों की परवाह हो, जिसके अंदर हुकूमत कारआमद हो। लेकिन हम वो मुल्क तो नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर जिस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल में ही नहीं हों, वो दुनिया की चीज़ों का क्या फ़ायदा उठाएगी। जब हम अपने आधे बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, जब हम अपने बच्चों को सेहत नहीं दे सकते, जब हम अपने बच्चों को तालीम सेहत से महरूम रखते हैं, जब हमारे यहाँ टेररिज्म रैम्पेंट है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंसर्जेंसी चल रही है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। हम हुकूमत हमारी इतनी डिसफंक्शनल हो चुकी है, वफाक की और सूबों की, हम लोकल गवर्नमेंट्स तक नहीं कर सके, हम NFC अवार्ड को चेंज नहीं कर सके, हम बहुत ज़रूरी इस्लाहात करनी है वो नहीं कर सके। इस हुकूमत ने आने के बाद जिस तरह भी आई थी, ये हुकूमत जब आई थी इसको 5 साल मिले हैं, तो इसने पहला साल कंप्लीट ज़ाया किया है। 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, ना NFC रिफॉर्म किया है, ना कोई टैक्स नेट बढ़ाई है, ना एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया है, ना आपने जो वफाक के खर्चे सूबों को देने थे वो दिए हैं, ना आपने हुकूमत को कोई डिवॉल्व किया है, ना आपने हुकूमत के फुटप्रिंट को छोटा किया है। 1 पैसे का काम नहीं किया। ये तो किस्मत अच्छी है कि चलो तेल कम हो गया, कल तेल बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये हुकूमत तो सिर्फ वक्त निकाल रही है। तो आपकी बात सारी सही है कि ये सब स्टेप्स जो आपने गिनाए, काश ये ऐसा हो जाता, लेकिन उसके लिए कारआमद हुकूमत चाहिए, लेकिन कारआमद हुकूमत हमारे पास नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दी।